नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप विथ नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में नेचर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहला पिक्चर देख रहे हो। इस पिक्चर में ये जो आर्टिस्ट है जो कि स्टोन के साथ कुछ कार्विंग वर्क कर रहे हैं, इनको स्टोन कार्वर या स्टोन स्कल्प्टर भी बोलते हैं। SCULPTOR, स्टोन STONE। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और आर्टिस्ट है जो कि ड्राइंग का काम कर रहे हैं, इनको हम पेंटर बोल सकते हैं। और ये दीवारों के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ पर एक लेडी है जो मटके के ऊपर कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आपकी जैसी ये गुड़िया है जो रीडिंग कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वॉल के ऊपर जो पेंटिंग वर्क हो रहा है, वॉल के ऊपर पेंटिंग वर्क, उसको बोलते हैं गोंड आर्ट। ठीक है। ये गोंड आर्ट एक पेंटिंग का ही फॉर्म है जिसमें दीवारों के ऊपर पेंटिंग किया जाता है, लेकिन इसमें नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेचुरल कलर मीन्स डाइज का, नेचुरल डाइज का, जिसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स जो होते हैं, उनको गर्म पानी में उबाला जाता है और उसमें से डाइज बनाई जाती है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, डू यू नो वाला, गोंड आर्ट, जो कि आपके चैप्टर के बीच में दे रखा है, लेकिन सबसे पहले मैंने लिया हुआ है। इज़ अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर। नेचुरल कलर का यूज़ करके वॉल के ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको गोंड आर्ट कहते हैं। द आर्टिस्ट मेक पिक्चर्स ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। आर्टिस्ट जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस या ट्रीज का पिक्चर जो है वो वॉल के ऊपर बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रीना एंड अमित वर एक्साइटेड अबाउट अ फैमिली ट्रिप। आप लोग भी जब आपके पापा मम्मी फैमिली ट्रिप के बारे में बात करते होंगे तो आप भी बहुत एक्साइटमेंट महसूस करते होंगे कि कैसा मज़ा आएगा, वहाँ पर जाके क्या करेंगे, पहले से ही प्लान कर देते होंगे। दे वर गोइंग टू देयर विलेज, उनके गांव जा रहे हैं। नियर अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पास में है। इट वॉज द टाइम फॉर अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। देखो, हार्वेस्ट फेस्टिवल किसको बोलते हैं, तो पहले के समय में जब हार्वेस्टिंग हो जाता था, मीन्स हार्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, जब क्रॉप्स रेडी हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको काट के फिर वो उस फसल को मार्केट में बेचा जाता है या घर पे लाया जाता है। तो फसल के रेडी होने के बाद उसको निकालने का जो टाइम होता है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसी टाइम पर कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, होली। आप लोग कमेंट बॉक्स में दूसरे जो भी आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में पता है वो लिखिएगा। बिसाइड्स दैट इट वॉज ऑल्सो अ स्पेशल ओकेशन, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी है। ऑन दैट डे देयर विलेज वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज। देखो, ये स्पेशल ओकेशन क्या है, तो उस गांव में बहुत सारी सोलर पैनल लगने वाली है और पूरा का पूरा गांव फुल्ली सोलर पावर्ड, मतलब पूरा का पूरा। आप देखो, आपके घर के छत पर भी सोलर पैनल लगी हुई होगी। अगर नहीं लगी हुई है तो आसपास के घरों को देखना जिसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगी हुई हो। आपके घर पे लगी हुई है तो आप अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करना कि कैसे लगाई थी और क्यों लगाई है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सन जो है, द सन इज़ अ पावर सोर्स, है ना, एंड मेन सोर्स ऑन अर्थ। आप अपन की अर्थ में एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन है। और सन की जो सोलर रेज है वो जब सोलर पैनल के ऊपर गिरती है तो सोलर पैनल उस सोलर रेज से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और फिर उसका जो कन्वर्जन है वो इलेक्ट्रिसिटी में हो जाता है। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने पास कंज्यूम कर लेता है और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़ीरो कर देता है, माइनस कर देता है। ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पिक्चर जो दिख रहा है वो एक प्लांट, वैसे ट्री है, और उसके ऊपर बहुत सारे रेड ऑरेंज फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसको हम लोग पलास बोलते हैं, पलास ट्री। ठीक है। तो ये पलास जो होता है, पलास फ्लावर, वो रेड ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। और उसका यूज़ क्या किया जाता है, तो जो छोटे बच्चे हैं, कई बार क्या होता है, समर का जो पहला टाइम होता है उस टाइम बच्चों को कुछ स्किन प्रॉब्लम होती है, तो मम्मी जो होती है वो ये पलास के जो फ्लावर्स हैं उनको पानी में भिगो देती है और उन्हीं पानी से, फ्लावर्स के जो भीगे हुए पानी से बच्चों को नहलाते हैं तो उनको बॉडी को ठंडक मिलती है। ठीक है। तो पलास फ्लावर जो है उसका एज अ मेडिसिन भी कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। अब प्रश्न ये है
कि ये पलास जो मैं पलास पलास कर रहा हूँ वो आपके एरिया में कौन से नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे गुजरात में उसको केसुडो बोलते हैं। ठीक है, आपके एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर डालिएगा। पलास फ्लावर कैसा होता है वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ से मैं वापस ये क्वेश्चन आपको रिपीट करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एज दे एंटर्ड द विलेज, चिल्ड्रन नोटिस ट्री फुल ऑफ ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर। बच्चों ने नोटिस किया कि कुछ ट्री जो है वो ब्राइट रेड ऑरेंज फ्लावर्स है। रीना आस्क्ड व्हाट आर दोज फ्लावर्स कॉल्ड। उसने पूछा कि ये फ्लावर्स को क्या बोलते हैं। हर फादर स्माइल, हंसे, एंड सेड दिस इज अ पलास ट्री। ये पलास का ट्री है। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम ऑन दिस ट्री द एंटायर फॉरेस्ट लुक्स रेडिश ऑरेंज फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, अब इतना बढ़िया सा मस्त फ्लावर्स वाला ट्री आपको कहीं दूर से दिखाई दे रहा है तो कितना मज़ेदार लगेगा। ज़्यादातर ये पलास ट्री जो है वो माउंटेन मतलब हिली एरिया में देखने को मिलता है। पलास इज कोल्ड द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। पलास इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ओके, देखो, राइट नेम्स ऑफ 5 कलरफुल फ्लावर इन योर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, पलास इज कॉल्ड केसुडा इन गुजरात। देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, पलास को गुजरात में केसुडा बोला जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो बात हुई थी कि ये गांव में एक स्पेशल ओकेशन होने वाला है, तो ये स्पेशल ओकेशन कौन सा है, तो वो जो विलेज था वो फुल्ली सोलर पावर्ड बनने वाला था। तो सोलर पैनल जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर की होती है और उसमें शाइनिंग करती हुई लाइंस होती है, बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और इसके साथ फिर इलेक्ट्रिसिटी के केबल जोड़ के ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है, या अपने घर पे हम लोग जनरेटर का यूज़ करके इन्वर्टर का यूज़ करके इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। नेम ऑफ द फ्लावर, और एक टेबल दे रखा है, मैंने लिखा हुआ है, देखो, पलास। पलास को गुजराती में केसुडा बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं आपके स्टेट में, वो स्टेट का नाम और पलास का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैरीगोल्ड जो होता है उसको मैं पलास फ्लावर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो है वो पलास का फ्लावर है। ठीक है, आपने सबने देखा हुआ होगा, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब वापस टेबल की ओर आ जाते हैं। मैरीगोल्ड, जिसको गेंदा फूल बोलते हैं, गेंदा। हिबिस्कस, हिबिस्कस जो रेड कलर का होता है जिसको गुजराती में जासूद बोलते हैं। ओलिएंडर, ओलिएंडर जो होता है उसको कनेर बोलते हैं। और बोगनवेली जो होती है वो बोगनवेली ही बोलते हैं इसको, लेकिन फिर भी आपके एरिया में कोई अलग नाम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी नॉलेज बढ़े। देखो, ये मैरीगोल्ड है जिसको गेंदा बोलते हैं। येलो कलर का भी होता है, रेड ऑरेंज कलर का भी होता है, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं। ये है हिबिस्कस, इसको जासूद भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है लेवेंडर जो कि उसका कलर ही ऐसा होता है। और ये है बोगनवेल जो हाईवेज़ के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। और ये पिक्चर जो अभी हमने देखा था वही है गोंड आर्ट। यहाँ पर भी देखो, ये पिक्चर हाथी एनिमल का ड्राइंग है, हॉर्स एनिमल का ड्राइंग है, यहाँ पर कुछ बेल है और यहाँ पर ट्री भी है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। अब पूरा गांव सोलर पावर्ड बनने वाला है तो बहुत खुशी होगी पूरे गांव में। द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। अमित, ये जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप इंग्लिश ग्रामर में सीखोगे। दीज हाउसेस लुक सो डिफरेंट फ्रॉम हाउसेस इन द सिटी। अब जो ये गोंड आर्ट वाले जो पिक्चर वाले जो वॉल वाले जो हाउस थे वो पूरी सिटी में अलग से थे। द डेकोरेशन ऑन द वॉल इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, जो डेकोरेशन था वो बहुत ही अच्छा था। मदर, अमित, these houses are made using clay, hay, cow dung and other natural material। देखो, मतलब ये जो होंगे वो कच्चा हाउस। देखो, हाउस के भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दो प्रकार के हाउस होते हैं। एक होता है कच्चा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस। उसमें जो कच्चा हाउस होता है जो मिट्टी से बनाया जाता है, वो कच्चे हाउस में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है तो आप लोग अपने कॉपी में लिखते रहना छोटी छोटी बातें। जैसे आप लिखोगे कच्चा हाउस, कौन से मटेरियल का यूज़ होगा, तो क्ले है, काउ डंग एंड अदर नेचुरल मटेरियल। लुक, दिस पेंटिंग इज डन बाय योर ग्रैंड मदर। ठीक है, मतलब अमित की मम्मी बोलती है कि ये जो ड्राइंग है वो आपकी मम्मी दादी ने बनाई हुई है। सी हैज़ यूज्ड अ डाई। देखो, नया कॉन्सेप्ट आएगा डाई वाला। बाय मिक्सिंग राइस फ्लोर एंड वाटर, मतलब राइस का जो आटा होता है, चावल का जो आटा होता है, वो चावल का आटा और पानी को मिला के डाई बनाई है। और इसी डाई का यूज़ करके
ये दीवारों के ऊपर क्या किया हुआ है, पिक्चर्स बनाए हुए हैं। ये है अमित की दादी, ठीक है। और यहाँ पर ये भी पिक्चर बना रहे हैं, देखो। मेक द मॉडल ऑफ हाउस यूजिंग मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सच एज ए क्ले, वुडन स्टिक्स, है, ग्रास, लीव्स, और इन सब का यूज़ करके। अगर आप लोग ये एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटी नंबर 2, आपको क्या करना है, तो मिट्टी और वुडन स्टिक्स का यूज़ करके एक छोटा सा हाउस बनाना है। और ये आपकी खुद की TWA की सेकेंड एक्टिविटी है। अगर आप ऐसा हाउस बना देते हो तो वो हाउस का फ़ोटो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। रीना एंड अमित स्टार्टेड प्लेइंग इनसाइड द हाउस। दे नोटिस्ड दैट देयर ग्रैंड मदर वॉज पेंटिंग ऑन अ क्लोथ। उनकी दादी जो है वो किसके ऊपर ड्राइंग बना रही है, वॉज पेंटिंग ऑन क्लोथ, मतलब कपड़े के ऊपर। अमित आस्क्ड अबाउट द पेंट्स। अमित ने पेंट्स के बारे में पूछा। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द पेंट वॉज, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, द पेंट वॉज मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स विद द पाउडर कलर्ड स्टोन्स। देखो, ठीक है, मतलब जो ग्रैंड मदर जब पेंटिंग कर रही है तो अमित और दोनों बच्चे, रीना, दोनों दादी के पास जाते हैं और दादी के पास इस पेंट के अबाउट द पेंट्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन, ग्रैंड मदर जो है उन्होंने बच्चों को कहा कि ये पेंट किससे बना हुआ है, तो द पेंट वॉज मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर लीव्स एंड विथ द पाउडर कलर्ड स्टोन्स, ठीक है। मतलब पत्थर के कुछ पाउडर, मतलब उसको पीस पीस के पाउडर बना के या फिर फ्लावर्स, लीव्स, सबको मिला के इसको बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो बात की कि नेचुरल डाई कैसे बनती है, ठीक है, नेचुरल डाई कैसे बनती है उसकी प्रोसेस दे रखी है, जो कि एक्टिविटी नंबर 3 है। तो यहाँ पर देखो, पहला आपका स्टेप ये है कि कलेक्ट फ्लावर्स, लीव्स, बार्क्स, रूट्स सच एज अ बीटरूट, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड दैट हैव कलरिंग प्रॉपर्टी। कलरिंग प्रॉपर्टी मतलब जिनके कलरफुल है, जैसे कि आप हिबिस्कस देखो, रेड कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, और भी फ्लावर्स हो सकते हैं, मैरीगोल्ड हो सकता है, रोज़ हो सकता है, फिर लीव्स, पत्ते ग्रीन कलर के हैं, फिर कुछ बाक्स, डालियाँ जो कि ब्राउन कलर की हैं। तो जिस कलर का आपका ज़रूरत है उस कलर की चीज़ें आप लोग इकट्ठा कर लो। सबसे पहला काम यही है, कलेक्ट, इन सबको कलेक्ट करो। सेकंड स्टेप क्या है, इन सबको कलेक्ट करके उनको बॉईल करो वाटर में। बॉईल एनी ऑफ द कलेक्टेड प्लांट पार्ट, एनी मतलब कोई एक को करना है, सारा मिक्स नहीं कर देना है वरना कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस कलर की ज़रूरत है उस कलर वाले नेचुरल पार्ट को आपको वाटर में बॉईल करना है। बॉईल एनी ऑफ द कलेक्टेड प्लांट पार्ट्स इन अप्रोक्सीमेटली 1-2 लीटर, मतलब 1 से 2 लीटर पानी में इसको उबालना है फॉर 30 मिनट तक, टू एन आवर, पूरे घंटे तक। कवरिंग द कंटेनर विथ अ प्लेट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कंटेनर है उसको प्लेट से कवर भी कर देना है। क्यों कवर कर देना है, क्योंकि जो भाप बनेगी, वेपर जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी, वो उड़ जाएगी, मतलब पानी जो है उसमें से स्टीम चली जाएगी तो लॉस हो सकता है, ठीक है। इसके कारण पानी अंदर ही रहना चाहिए। तो जो भाप बनेगी वो प्लेट से वहीं से आगे नहीं बढ़ेगी। स्टेप 3, स्ट्रेन द लिक्विड टू रिमूव द प्लांट मटेरियल लिविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई। स्ट्रेन द लिक्विड, ये लिक्विड को अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने से क्या होगा कि जो दूसरा जो पार्ट उसमें मतलब डालियाँ होगी या पत्ते होंगे, जो मटेरियल है वो मटेरियल को निकाल देने के लिए। नाउ ट्राई टू पेंट अ पीस ऑफ क्लोथ, उस जो लिक्विड था उस लिक्विड के अंदर कोई वाइट कलर का कपड़ा डाल दो, तो वो जो कपड़ा है, जैसे कि आपका हैंकरचीफ है, वो क्या बन जाएगा, कलरफुल बन जाएगा। Try to paint a piece of cloth such as a light colored handkerchief for hand or hand towel using the dye you have to prepared, not that you need to soak the cloth overnight। हाँ, ये भी नहीं है कि आपने कपड़ा अंदर डाला और बाहर निकाल दिया, ऐसे नहीं, पूरी नाइट उसको रखना है, स्क्वीज करना है और ड्राई करना है नेक्स्ट मॉर्निंग को, ठीक है। तो आपका जो वाइट हैंकरचीफ या टॉवेल था वो कलरफुल हो जाएगा। वापस मैं आपको बता देता हूँ ये नेचुरल डाई कॉन्सेप्ट में क्या करना था। तो आपको नेचुरल चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे कि आपको नेचुरल डाई रेड कलर का बनाना है तो आप रेड फ्लावर्स कलेक्ट करो, हिबिस्कस कलेक्ट करो, रोज़ कलेक्ट करो, इन सबको आधा घंटा या पूरा घंटा पानी में उबालो। उबालने के बाद उसमें से जो हार्ड मटेरियल है उसको निकाल दो ताकि वाटर ही बचे।
और फिर उसमें जिस क्लोथ को आपको डाई करनी है, कलरफुल करना है, उसको उसमें पूरी नाइट भिगो के रखना है और दूसरे दिन उसको सुखा देना है। द चिल्ड्रन वर क्यूरियस। देखो अब ऐसा जब आप देखोगे कि आपका वाइट कलर का जो एंकर चिप था, टोवेल था, वो कलरफुल बन गया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको और ज़्यादा करने की कोशिश होगी और कुछ नया करते हैं। तो जब कुछ नया करने की इच्छा मन में जागृत होती है, जिज्ञासा होती है, उसको ही बोलते हैं क्यूरियस। ठीक है, इवन जब आप 6 क्लास में पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बुक आती है उसका नाम भी चेंज कर दिया, क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको जानने की इच्छा आपकी बढ़ती जाती है, उसको ही क्यूरियस बोलता है। टू सी द टूल्स यूज्ड फार्मिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हनी। देखो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हनी को निकालने के लिए या फिर फार्मिंग करने के लिए कौन कौन से चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि हनी के लिए हाइव टूल का यूज़ होगा, काटने के लिए नाइफ का यूज़ होगा, फिर उसमें से हनी निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर का यूज़ होगा। आपको 20 सूट पहन के जाना पड़ेगा वरना 20 काट खाएगी। प्लास्टिक कंटेनर होंगे, ठीक है, हनी एक्सट्रैक्टर होगा, 20 स्मोकर होगा क्योंकि हनी इसको भगाना भी पड़ेगा। बॉटलिंग बकेट होगी जिसमें आप लोग हनी को भर सको। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे फार्मिंग में आपको क्या क्या चाहिए, तो फार्मिंग में आपको रैक चाहिए, होज चाहिए, फोर्क चाहिए, शॉवेल चाहिए, ग्राफ्टिंग नाइव्स चाहिए, मूवर चाहिए, प्रूनिंग शेयर्स चाहिए, स्प्रेयर चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें फार्मिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा थोड़ा और भी आपको इसमें समझना है। देयर वॉज अर्थन फोर्ट एंड बैम्बू बास्केट। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, तो ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए कंटेनर का यूज़ होता था। ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए कंटेनर का यूज़ किया जाता था, जो कि अर्थन होता था, मतलब मिट्टी का बना हुआ होता था। और उसमें क्या क्या दिया जाता था, वीट। पहले तो आप एक थोड़ा ध्यान रखना कि नीम लीव्स का यूज़ होता है, क्योंकि नीम लीव्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को नहीं आने देते। आप लोग देखना मम्मी जब आटे के लिए गेहूं लेते होंगे, वीट लेते होंगे, तब उसको सबसे पहले साफ करते होंगे कि उसमें कंकड़ ना हो, उसमें इंसेक्ट ना हो। तो ये इंसेक्ट आते कहाँ से है, तो ये इंसेक्ट जब आप जो ग्रेन्स है उसको लंबे समय तक स्टोर करते हो तो उसमें से ही निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो सड़ जाता है। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले कंटेनर का यूज़ किया जाता था, जो कि अर्थन मतलब मिट्टी का बना हुआ होता था। आज भी देखो आपके घर पे गेहूं स्टोर किए होगे ना, तो गेहूं स्टोर का कंटेनर होगा, आप मम्मी को आज पूछना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम लोग लंबे समय तक अपने ग्रेन्स को, मतलब 1 साल का ग्रेन्स एक साथ हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, इन द हाउस टू स्टोर ग्रेन्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पोट और बेम्बू बास्केट का यूज़ किया जा रहा है इस ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अर्थन पोट्स वर लाइन इनसाइड विथ नीम लीव्स। देखो मैंने बताया ना कि नीम लीव्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नीम लीव्स जो होते हैं ना वो एक तरह का मेडिसिन होता है, पेस्टिसाइड बोल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसमें इंसेक्ट नहीं आएंगे। नीम के पास कोई भी इंसेक्ट नहीं आता, इसलिए ग्रेन्स को स्टोर लंबे समय तक सेव करने के लिए नीम लीव्स का यूज़ होता है। द बम्बू बास्केट वर कोटेड विथ काउडंग ऑन द आउटसाइड। जो बैम्बू के जो बास्केट हैं उसको कोटेड, उसके ऊपर कोट किया गया है, किसका किया गया है, काउडंग का, ताकि बैम्बू के जो बास्केट है वो ठंडे रहे, अंदर का सामान भी ठंडा रहे। विद दिस मेथड द स्टोर्ड ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। दूसरा, काउडंग जो होता है ना, वो काउडंग भी इतना बढ़िया होता है। अभी तो देखो आपकी सरफेस बहुत बढ़िया से मार्बल से बनी हुई है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से, ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करना, पहले के टाइम ऐसे नीचे सरफेस आपकी जो नीचे जो फ्लोर है वो मार्बल्स का नहीं हुआ करता था, पहले मिट्टी का हुआ करता था और उसके ऊपर काउडंग लगाया जाता था। ठीक है, इवन वॉल के ऊपर भी काउडंग लगाया जाता था, क्योंकि काउडंग से क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो वॉल है या जो फ्लोर है उसमें काउडंग लगाया जाता था। अब यहाँ पर देखो और भी बहुत सारा सामान है, कुछ बास्केट्स है, कोई कुछ चेयर है, टेबल है, शर्ट है, पॉकेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है वो भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो है जेनु कुरुबास। ठीक है, जेनु कुरुबास एक ट्राइब है। ठीक है, कर्नाटक की एक ट्राइब है। ट्राइब मतलब
कुछ कम्युनिटी पीपल की जो कम्युनिटी होती है उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ऐसी ही एक कम्युनिटी है जो कि ट्राइब कम्युनिटी है जिसका नाम है जेनु कुरुबास। ओके, इज अ ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका की एक ट्राइब है। देयर नेम कम फ्रॉम द वर्ल्ड जेनु विच मीन्स हनी। ठीक है, जेनु जो है जेनु कुरुबास, उसमें से जो जेनु है उसका मतलब होता है हनी। वैन दे कलेक्टेड हनी फ्रॉम बी हाइव्स, हनी हमें बी हाइव्स में से मिलता है। दे सिंग सॉन्ग्स टू एपोलॉजीज टू द बीज, मतलब बीज का धन्यवाद करने के लिए गाना गाते हैं। दिस शो देयर रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ठीक है, और नेचर का इसको क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट बोलेंगे। हमें नेचर का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसी के ही कारण हम लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है, वापिस नेम ऑफ द ट्राइब जेनु कुरुबास। जेनु मीन्स हनी, हनी से जुड़ी हुई ट्राइब है जो कि कौन से स्टेट में, विच स्टेट, स्टेट नेम इज कर्नाटका। और जब वो लोग बी हाइव से हनी कलेक्ट कर लेते हैं तो वो बी हाइव से हनी कलेक्ट करने के बाद बीज का धन्यवाद करते हैं, एपोलॉजीज टू द बीज। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का रिस्पेक्ट। अभी हमने देखा था कुछ ग्रेन कंटेनर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पिक्चर ड्रॉ मतलब ले रखे हैं ऑनलाइन वेबसाइट से। तो ये पिक्चर में भी देखो आप लोग, ये जो है वो एक तरह का स्टोरेज है, इसमें भी ग्रेन स्टोर किया जाता था पहले। और यहाँ पर राइट साइड में जो कंटेनर है वो भी एक तरह का स्टोरेज ही है जो पहले अपने घरों में हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा जो फूड होता है वो फूड को लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए, गंदा ना हो जाए, वो बिगड़ ना जाए, ठीक है, स्पॉइल ना हो जाए, उसके लिए भी हमें बहुत सारी मेथड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखो, आप सबके घर पे रेफ्रिजरेटर होगा जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, नॉर्मल वर्ड जो है वो रेफ्रिजरेटर है। वो रेफ्रिजरेटर जो है उसमें भी आप लोग देखना, आपकी मम्मी जो है वो वेजिटेबल्स मार्केट से परचेज करने के बाद पहले तो धो देते होंगे और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रख देते होंगे ताकि लंबे समय तक, मतलब सुबह की लाई हुई सब्जी शाम को बिगड़ ना जाए। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मिल्क देखना, बटर मिल्क देखना, फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा और हमारा जो खाना है, फूड है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब सेफ रहता है। तो ये भी एक हमारा फूड सेव करने की वी कैन कॉल दैट सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिजर्विंग, ये वर्ड है प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल। ग्रेन्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिहाइड्रेटिंग। देखो आपको एक छोटी सी चीज़ ये भी याद रखनी है, जिस फूड में वाटर होता है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि डिहाइड्रेट करना, उसमें से वाटर को रिमूव करना। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जैसे पिकल, आप अपने घर पे पिकल देखना, मम्मी ने एक ग्लास जार में रखा हुआ होगा, इवन आप लोगों को टच भी नहीं करने देते होंगे। ठीक है, एक तो वो ग्लास का है, टूट सकता है। दूसरा, हमारे हाथ पर बैक्टीरिया बहुत होते हैं, तो वो वाले बैक्टीरिया अगर उस पिकल में चले गए तो वो पिकल गंदा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का भी यूज़ होता है, जैसे कि फ़िश है या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। फिर फर्मेंटेशन, ड्राइंग, डिहाइड्रेटर, कैनिंग, वैक्यूम पैकिंग। आप लोग देखो कई बार आप लोग पैक्ड फूड लाते होंगे तो वो एकदम वैक्यूम, उसमें एयर भी नहीं रही होगी, उतना फिक्स पैक किया कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि एयर जो होती है उसमें बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, वाटर हो सकता है, तो वाटर और ये एयर जो है वो भी चीज़ों को मतलब स्पॉइल करने में उसमें थोड़ा बहुत उनका भी रोल रहता है। सॉल्ट करिंग हब्स, पिकलिंग्स, प्रेशर कैनर, तो इन सभी का यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्विंग फूड। नेक्स्ट, जो कंटेनर मेथड है अभी जो हमने पढ़ी, उसमें से कुछ मेथड के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पहले टुमरी का इस्तेमाल किया जाता था। टुमरी जो कि उत्तराखंड में यूज़ होता है, और ये कैसा होता है तो राउंड ओवल शेप में ड्राइड बॉटल गार्ड। ठीक है, शेप्ड ड्राइड बॉटल गार्ड जो होती है जो कि राउंड या ओवल शेप की होती है, उसको तुमरी बोलते हैं उत्तराखंड में। आपके स्टेट में उसको क्या बोलते हैं वो भी ज़रा मुझे बताना। तो उसका यूज़ जो है वो उत्तराखंड में ये स्टोरेज के कंटेनर के लिए यूज़ होता था। इसके बाद कोठी, ये कोठी वर्ड जो है वो भी गुजरात में बहुत यूज़ होता है, कोठार भी बोलते हैं।
राजस्थान में भी यूज़ होता है, पंजाब में भी यूज़ होता है और उत्तर प्रदेश में भी यूज़ होता है, जो कि एक अर्थन पोर्ट होता है, स्टोरेज होता है, ग्रेन स्टोरेज, सिलेंडर शेप में बना हुआ होता है। उसके बाद ये मटका, मैं कुछ पिक्चर यहाँ पर पॉसिबल है वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये तुमरी है, लेकिन ये अर्थन तुमरी है, यहाँ पर बॉटल गार्ड वाली बात हुई है। अगर आपके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सेकंड जो है वो एक कोठी, तो ये पिक्चर है, ये अर्थन का होता है जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। मटका तो आप सबने देखा हुआ है, जो वाटर कंटेनर होता है, पानी पीने के लिए यूज़ होता है, वैसे ही, ठीक है। और सन ड्राइंग का मतलब क्या है, तो सन ड्राइंग ओवरऑल पूरे इंडिया में यूज़ होता है। जैसे कि ग्रेन्स, आप लोग देखो हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स को फार्म में खुला कर दिया जाता है ताकि वो सूख जाए। इवन आप लोगों ने फेनुग्रीक जो होता है उसके दाने तो 100% देखे होंगे, पूरी धूप में उसको सुखाया जाता है। सुखाने का रीज़न क्या है, तो सुखाने का रीज़न ये है कि उसमें जो वाटर है वो वाटर रिमूव हो जाए, वाटर रहेगा तो वो सड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको सुखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रीना एंड अमित गॉट रेडी फॉर द सेलिब्रेशन, देयर ग्रैंडफादर लुक आउट अ बॉटल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ बॉक्स, ठीक है। दादाजी, दिस इज़ अ मिक्सचर मेड विथ नीम ऑयल। देखो दादाजी के पास एक बॉटल है जो कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो दादाजी क्या बोल रहे हैं, इसमें नीम ऑयल भरा हुआ है। अब देखो अभी आपके घर पे मॉस्किटोज़ के लिए अलग अलग, जैसे कि गुड नाइट है या फिर अलग अलग कंपनीज के मॉस्किटो किलर्स होंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो मॉस्किटोज किलर में से जो निकल रहा है ना, गैस के टाइप जो लिक्विड गर्म होता है फिर गैस के जैसा निकलता है, एक स्मेल भी आती है, वो हमें भी इफ़ेक्ट करती है। पहले के टाइम में ये मॉस्किटोज किलर या ऐसे नहीं था। पहले के टाइम क्या करते थे लोग, नीम के पत्ते जो हैं, वो नीम के पत्ते या नींबोरी जो उसका फ्रूट होता है उसको पीस के उसमें से जो लिक्विड निकलता था ना, वो लिक्विड को यानी कि नीम ऑयल को बॉडी पर लगा देते थे। इफ़ यू रब इट ऑन योर हैंड्स एंड फीट द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट यू, ठीक है। ये नेचुरल तरीका है, ठीक है, बिल्कुल भी आपकी सेहत को भी इफेक्ट नहीं करेगा। इवन नीम का जो ऑयल है वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो दादाजी ने जो नीम ऑयल की बॉटल निकाली, वो बोल रहे हैं कि रब इट ऑन योर हैंड, उसको हैंड के ऊपर रब करो, एंड फीट, और फीट के ऊपर रब करो। आप देखना मॉस्किटोज जब भी आपके पास आते होंगे ना, तो सबसे पहले आपके फीट के पास, आपके क्लोज जो होते हैं, फीट के पंजे जो होते हैं उनके पास आते होंगे, ठीक है ना। और वहाँ से ही वो मतलब ह्यूमन की जो बॉडी स्मेल होती है, वो बॉडी स्मेल को उस स्मेल से, वो सेंट से आपके पास आता है, ठीक है ना। तो नीम ऑयल अगर आप अपने हैंड्स या फीट के ऊपर लगा दोगे तो उसके कारण जो मॉस्किटोज आपके पास आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, आपको काटेंगे भी नहीं। रीना, दादाजी इज इट अ फर्स्ट एड बॉक्स, क्या ये फर्स्ट एड बॉक्स है। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। आप जब स्कूल में जाओ तो टीचर को पूछना कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है। मैक्सिमम सारे फर्स्ट एड बॉक्स जो होते हैं वो एक जगह पर स्टोर होते हैं, और आपका जो नर्स, जो डॉक्टर रूम होगा, वहाँ पर मेडिसिन रूम जो होगा स्कूल में, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी, तो चोट के ऊपर लगाने का मलहम हो गया, क्रीम हो गई, फिर पाट जो उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स लगाई जाती है वो स्ट्रिप्स हो गई। तो ये सब जो होता है वो फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब चोट लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती है। आई हैव ऑल्सो प्रीपेड अ फर्स्ट एड बॉक्स, जब आप घूमने जाते हो तो आप भी देखना आपके घर में आपके पेरेंट जो है वो भी अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स ले लेंगे। वी कीप सम मेडिसिन एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम इन इट बॉट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। रीना ने क्या बोला कि दादाजी हमने ये सब हमने भी लिया है, मॉस्किटोस रिपेलेंट क्रीम ली है, मेडिसिन्स ली है, लेकिन ये सब हमने कहाँ से, मार्केट से परचेस किया है। जबकि नीम ऑयल किसने बनाया होगा, दादाजी ने बनाया होगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो नीम के जो लीफ होते हैं वो लीफ से हम लोग नीम ऑयल बना सकते हैं। उसके जो फ्रूट होते हैं, निम्बोरी जो होती है, वो निम्बोरी से हम लोग नीम ऑयल बना सकते हैं, और ये नीम ऑयल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमें एक प्लांट का नाम लिखना है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट लिखना है, और उसका यूज़ लिखना है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि द नीम इज़ अ मैजिकल मेडिसिन ट्री, है ना। द नीम इज़ अ मैजिकल मेडिसिन ट्री, नीम को हम लोग मैजिकल मेडिसिन ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि उसका हर एक पार्ट हमारे लिए काम का है,
ठीक है, उसका हर एक पार्ट हमारे लिए काम का है। जैसे कि यहाँ पर देखो नीम लिखा हुआ है, साथ उसके पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो भी लिखे हुए हैं, जैसे कि लीव्स हो गया, बार्क हो गई, ट्विग्स हो गई, सीड्स हो गई। मतलब नीम का हर एक बॉडी पार्ट जो है वो हमारे बहुत काम का है। जैसे कि लीव्स, तो लीव से हम लोग पेस्ट रिपेलेंट बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, वो उसका मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसका उबला हुआ पानी नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फीवर आता है तो भी यूज़ हो सकता है, कोई स्किन प्रॉब्लम हुई है तो भी यूज़ हो सकता है। उसकी जो बार्क है वो बार्क का भी हम लोग मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं, जो कि फीवर में, स्किन डिजीज़ में यूज़ होता है। फिर उसके जो ट्विग होते हैं उसका हम लोग एज अ दातुन यूज़ कर सकते हैं, टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। और जो सीड्स है वो सीड्स से हम लोग नीम ऑयल बना सकते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड होता है और स्किन केयर में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर नीम का हर एक बॉडी पार्ट लिखा हुआ है और हर एक बॉडी पार्ट का यूज़ भी लिखा हुआ है, तो आप इसको याद भी कर लेना और बढ़िया से प्रिपेयर भी कर लेना, जो कि अपनी एक्टिविटी नंबर 5 है। और आगे चलते हैं, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। अभी फर्स्ट एड बॉक्स का कॉन्सेप्ट था, तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। सबसे पहला है बैंड एड। ठीक है, बैंड एड क्या काम आता है, तो जैसे हम गिर गए, कोई छोटा सा घाव लग गया, स्मॉल कट लग गया, स्क्रैप्स लग गया, क्लीन को क्लोथ्स पैड्स। तो जब घाव लगता है, जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई घाव लगता है जिसको हम कट बोलेंगे, तो उसको कवर करने के लिए टू कवर बिगर कट्स, टैप, टैप का यूज़ क्या होगा, तो जो पेड आप लोग लगा रहे हो, क्लीन क्लोथ्स लगा रहे हो घाव के ऊपर, उसको जकड़ के भी रखना पड़ेगा, तो स्टिक करने के लिए टू स्टिक द पैड्स। वाइप्स ऑन क्लीन कट्स, मतलब कट के ऊपर, कट को साफ करने के लिए भी कपड़े का यूज़ करेंगे। लाइक लिटल क्लीनिंग क्लोथ फॉर वाउंड्स, बड़ा घाव लगा तो घाव को साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाइप्स टू क्लीन कट्स, हमें क्लोथ चाहिए। पेन मेडिसिन, कहीं गिर गए तो पेन होगा, तो पेन मेडिसिन का भी यूज़ होगा। लाइक स्मॉल पिल्स फॉर व्हेन योर हेड और बॉडी हर्ट, मतलब कहीं पर छोटा सा घाव लग गया सिर के ऊपर की बॉडी के ऊपर, तो पेन मेडिसिन भी चाहिए। क्रीम फॉर कट, जब कट लगता है तो कट के ऊपर क्रीम भी लगाई जाती है, ताकि जल्दी से हीलिंग हो जाए और हमें रेस्ट मिल जाए, टू हेल्प देम हील एंड नॉट गेट यकी। सीजर्स, सीजर्स ये जो हम लोग बैंडेड लगाएंगे या फिर क्लोथ लगाएंगे या फिर टैप लगाएंगे, तो उनको काटने के लिए सीजर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर है ट्वीजर्स, ट्वीजर्स का टू पुल आउट स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स को पुल आउट करने के लिए ट्वीजर्स का यूज़ होगा। ग्लोव्स, ग्लोव्स हमें इसलिए यूज़ करने ताकि हमारे हाथ जो है वो साफ रहे जब किसी को हेल्प कर रहे हैं। टू कीप योर हैंड्स क्लीन व्हेन हेल्पिंग। अ स्मॉल बुक टू टेल यू व्हाट टू डू, मतलब एक मेडिसिनल बुक भी साथ में रखनी है ताकि हमें याद रहे कि किसका यूज़ कैसे करते हैं या कब करना है। वाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज़ इम्पोर्टेंट इफ समवन गेट्स इंजर्ड। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स कंपलसरी होना चाहिए ताकि छोटा मोटा वाउंड हो या कुछ वहाँ पर ही ट्रीटमेंट हो जाए। फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब होता है वहाँ पर तुरंत ट्रीटमेंट सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाए। इट हेल्प स्टॉप मोर हार्ट, बड़ा घाव होने से पहले बच सकता है। लाइक पुटिंग अ बैंडेड ऑन क्विक सो अ कट डजंट गेट बिगर और डर्टी। हाँ, अगर ज़्यादा डर्टी गंदा हो गया या बड़ा हो गया तो ब्लडिंग ज़्यादा होगा, या फिर वहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे, वायरसेस होंगे, उनका भी इफेक्ट होगा। इट मेक्स द हर्ट पर्सन फील बेटर। अब जैसे ही आपने वाउंड क्लियर कर दिया, उसके ऊपर क्रीम लगा दी, तो सामने वाले को जो जलन हो रही होगी या जो भी पेन हो रहा होगा वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इट मेक्स द हर्ट पर्सन फील बेटर। इट कैन सेव लाइफ, देखो लाइफ भी बच सकती है। हाँ, समटाइम बिग हर्ट नीड क्विक हेल्प बिफोर अ डॉक्टर कम्स। कई बार कोई आपको बहुत बड़ी, मतलब पेशेंट को बहुत बड़ी चोट लग गई और तो कम से कम उतना तो ब्लड बहना कम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इट हेल्प देम गेट वेल फास्टर। वैन यू टेक केयर ऑफ अ हार्ट राइट अवे इट्स हील बेटर। जैसे ही तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट को, तो वो तुरंत सही हो जाता है। स्पार्कलिंग लाइट हैप्पी लाइफ, देखो स्पार्कलिंग लाइट किसको बोलते हैं, तो जब स्पार्क, आप बिजली देखते होंगे तो बिजली जो लाइटिंग होती है तो उसको स्पार्क, स्पार्क मतलब छोटी छोटी लाइट चालू होना बंद होना, उसको स्पार्कलिंग बोलते हैं। इन द इवनिंग
द वोल विलेज वॉज लिट अप विथ कलरफुल लाइट। अब इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन जैसे कि नवरात्रि होती है गुजरात में, तो आप लोग देखो हर एक कोना बत्तियों से जला हुआ होता है, बहुत सारे लाइट्स, बल्ब्स और इतना सारा डेकोरेशन होता है कि दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा ओकेशन है, तो पूरे गांव में कलरफुल लाइट्स लगी हुई है। एवरीवन गेदर्ड इन अ बिग फील्ड, बड़े से फील्ड में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पीपल वर वियरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ। देखो ट्रेडिशनल क्लोथ किसको बोलते हैं, जैसे कि गुजरात में आपको धोती जब्बा जो होता है, या फिर सलवार कमीज जो होता है पंजाब में, तो ये सब जो है वो ट्रेडिशनल क्लोथ है। ट्रेडिशनल क्लोथ मतलब पहले जो यूज़ किया जाता था, पहना जाता था, वो कपड़ा। एंड जेवल्स। बिफोर द फेस्टिविटीज स्टार्टेड प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड एंड मदर नेचर। मतलब जब भी कोई सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है उससे पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जो गॉड मदर होते हैं, जो गॉडेस होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर नेचर की पूजा की जा रही है। द साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा, ढोल नगाड़ा तो आपको पता है, फील्ड देयर, हर जगह ढोल नगाड़ा की आवाज़ आ रही है। वाइब्रेंट बीट्स मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन सेलिब्रेशन। सब लोग अपने पाँव को मतलब जब हम गरबा गाते हैं, तो गरबा गाते हैं तो क्या होता है, तो पाँव को हम लोग पिछाड़ते हैं नीचे, आगे पीछे घूमते हैं और बढ़िया सी ढोल नगाड़ा की बीट बज रही है। अमित एंड रीना ऑल्सो ज्वाइन देम एंड एंजॉय द ट्रेडिशनल डांस। वहाँ पर ट्रेडिशनल डांस भी किया जा रहा है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये बताना, कमेंट में लिखना कि ये जो प्लेयर है, आर्टिस्ट है, वो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फीमेल्स हैं वो सब बढ़िया से डांस कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल डांसेस ऑफ गुजरात। गुजरात के कुछ ट्रेडिशनल डांसेस मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें सबसे पहला है गरबा। ठीक है, तो गरबा जो है वो वैसे तो उसको नवरात्रि बोली जाती है। 9 रात्रि तक लोग बढ़िया सी रिदमिक मूवमेंट के ऊपर डांस करते हैं और गरबा गाते हैं। और दूसरा जो है वो डांडिया रास। गरबा और डांडिया रास में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और डांडिया रस भी नवरात्रा में ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्टिक्स का यूज़ किया जाता है, जिसको डांडिया बोलते हैं। गरबा में स्टिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और जो स्टिक्स है वो सामने सामने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ टच करके डांडिया रस प्ले करते हैं। ठीक है, और डांडिया रस और गरबा सर्कल में प्ले किया जाता है। रास गरबा जो होता है वो डांडिया रस और ये गरबा दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद है भवाई। भवाई क्या है, तो भवाई सिंगल डांस हो सकता है या ग्रुप डांस भी हो सकता है। एक तरह का ड्रामा होता है जिसमें कुछ राजाओं की कहानियाँ, कुछ पुराने इतिहास की कहानियाँ, मतलब कुछ चीज़ों को सिखाने के लिए जो परफॉर्मर होते हैं वो ड्रामा करते हैं, जिसमें फोक टेल हो सकता है। ठीक है, कोई कहानी हो सकती है। इसके बाद है पठार डांस। ये पठार जो है वो एक कम्युनिटी है जो कि बनासकांठा में देखने को मिलती है, नल सरोवर के आसपास भी देखने को मिलती है, जो कि गुजरात में ही है। तो ये पठार कम्युनिटी मिलके जो मूवमेंट करती है, डांस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं पठार डांस। उसके बाद है हुडो। हुडो जो है ना वो सौराष्ट्र गुजरात जो है वो गुजरात में, जैसे कि नॉर्थ गुजरात हो गया, साउथ गुजरात हो गया, मिडल गुजरात हो गया, एक सौराष्ट्र एरिया भी है। ठीक है, तो ये सौराष्ट्रन रीजियन जो है वहाँ का हुडो डांस है। एक एक गोफ गुंथन। ये गोफ गुंथन जो है वो उसमें भी क्या होता है, तो एक बड़ी सी मतलब एक पोल होता है और पोल के साथ रस्सी बांधी हुई होती है, और लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया है, किसी दिन यूट्यूब पर सर्च करना गोफ गुंथन। उसमें क्या होता है पता है, कि एक बड़ा सा स्टिक होता है। मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ ताकि आपको और भी मज़ा आए। इसमें क्या किया जाता है, तो बीच में एक बड़ा सा पोल होता है। ठीक है, और उस पोल के साथ बहुत सारी रस्सियाँ बांधी हुई होती हैं, और जितने भी डांसर होंगे उन सभी डांसर के पास ये रस्सियाँ होगी। ठीक है, जितने भी डांसर होंगे उन सभी डांसर के पास ये रस्सियाँ होगी। अब ये सब क्या करेंगे, गोल गोल घूम के सर्कल में घूम के ये डांस करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये रस्सी लेकर गोल गोल डांस करेंगे तो ये रस्सी इसके ऊपर गोल गोल मूवमेंट भी करेगी, मतलब घूमती रहेगी, और ये इतना मस्त हो कि डांस करते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये गोल गोल घूमते हैं, ये एक दूसरे के आगे पीछे भी घूमेंगे, ये बंदा इसके आगे पीछे घूमेगा, मतलब ये यहाँ पर पूरा ये गुंथन हो जाएगा। ठीक है, और फिर वापस वो ये डांस करते करते इसको खोल भी देंगे, और इतना मस्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक
ठीक है। तो आप लोग ये गोप गुंथन जो है उसके बारे में भी सर्च करना, बहुत ही बढ़िया डांस होता है। तो वापस मैं फटाफट इसके बारे में बता देता हूँ। गरबा, दिस इज परहैप्स द मोस्ट फेमस डांस ऑफ गुजरात, और पूरे वर्ल्ड में इसको लोग जानते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान तो होता है। पीपल डांसेस इन सर्कल, क्लैपिंग देयर हैंड्स इन रिदमिक मूवमेंट। इट्स ऑफन परफॉर्म्ड अराउंड अ गरबा डीप। डांडिया रास, also very popular during Navratri. Dandiya Ras involves dancers holding two decorated sticks. Sticks का यूज होता है जिसको डांडियाज बोलते हैं, and striking them together in a rhythmic pattern. Ras Garba is the combination of both Garba and Dandiya Ras, and this is also shown in festivals, in matrimony. शादी के टाइम ये रास गरबा ज़्यादा देखने को मिलता है। भवाई, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर। पहले के टाइम थिएटर नहीं हुआ करते थे, तो इसको हम लोग फोक थिएटर बोल सकते हैं। फॉर्म दैट इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। पठार डांस, परफॉर्म बाय द पठार कम्युनिटी वो लिव अराउंड नर सरोवर। ठीक है, यहाँ पर नर सरोवर लिखा हुआ है। दिस डांस मतलब ये भी गुजरात का ही पार्ट है। मिमिक्स द मूवमेंट ऑफ फिशिंग बोट एंड द वेव ऑफ द सी, मतलब ऐसे डांस में ऐसे मूवमेंट करता है। हुडो, हुडो भी एक यूनिक फोक डांस है जो कि सौराष्ट्र रीजियन में देखने को मिलता है, और इसमें जो शेफर्ड्स होते हैं, शेफर्ड्स मीन्स जो एनिमल्स के साथ गैदरिंग करते हैं, एनिमल्स को घुमाने ले जाते हैं घास खिलाने के लिए, वो क्लैप देयर हैंड्स एंड स्टैम्प देयर फीट टू इमिटेट द मूवमेंट ऑफ फाइटिंग रैम्प। देखिए रैम्प जैसे फाइटिंग हो रही है वैसे ये लोग अपने क्लैपिंग और हैंड से और फिट से स्टैम्पिंग करते हैं। गोफ गुंथन, a beautiful and intricate dance where dancer hold colorful ropes tied to a central pole and weave a braid pattern with their movement, then unwind it। देखो ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सर्च करना भाई साहब, मतलब इतनी मस्त है एबिलिटी। लोग गोल घूम के पूरा जैसे कि कपड़ा गूंथा हुआ है वैसे पूरे पोल को बांध देते हैं, और वापस वही लोग उसको खोल भी देते हैं। तो मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल सॉन्ग। ट्रेडिशनल सॉन्ग कैसे याद रखोगे, तो हर एक स्टेट में अलग अलग ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है। जैसे कि गुजरात में सबसे पहला तो गरबा हो गया। गरबा क्या है, तो डिवोशनल सॉन्ग है। दीज आर डिवोशनल सॉन्ग्स एंड दीज आर मेड ऑन डेटीज स्पेशली ड्यूरिंग नवरात्रा, और इसमें रिदमिक और बहुत ही मस्त सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आप गरबा देखना बहुत मज़ा आएगा, गाने की कोशिश भी करना बहुत मज़ा आ जाएगा। डांडिया रास, तो सॉरी डांडिया सॉन्ग, तो डांडिया सॉन्ग ऑल्सो सिमिलर टू गरबा सॉन्ग बट ऑफन विद अ फास्टर टेम्पो सूटेबल। इसमें थोड़ा स्पीड होता है डांडिया जो डांस हो, डांडिया सॉन्ग्स जो होते हैं उसमें। फोक सॉन्ग मतलब लोकगीत, गुजरात में इतने सारे लोकगीत है, फोक सॉन्ग्स है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक आप उसको सुनते रहोगे। ये जो फोक सॉन्ग्स है वो डेली एक्टिविटी पर होता है, जैसे कि मॉर्निंग में प्रेयर हो सकता है, लव से जुड़ा होता है, डिवोशन से जुड़ा होता है, फेस्टिवल से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर है लग्न गीत। जब वेडिंग होता है तो उसके दौरान जो गाना गाया जाता है ट्रेडिशनल सॉन्ग, उसको हम लोग बोलते हैं लग्न गीत, गुजराती वेडिंग में यूज़ होता है। भजन और कीर्तन मतलब आप अपने शांति के लिए, दिन में इस अच्छे वर्क के लिए, भगवान को प्रार्थना के लिए जो गाना गाते हो, डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेट टू वेरियस गॉड, उसको हम लोग बोलेंगे भजन। ठीक है, फिर है दोहा। ये दोहा जो है ना वो छोटी छोटी पोयम होती है, और सौराष्ट्र रीजन में इसका बहुत महत्व है। शॉर्ट रिदमिक कपलेट दैट, कपलेट मीन्स वो ग्रुप होता है सेंटेंसेस का, एक पोम के जैसा, सॉन्ग के जैसा। दैट आर ऑफन संग ड्यूरिंग फोक डांसेस, फोक डांसेस में गाया जाता है स्पेशली इन द सौराष्ट्र रीजन। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इमेजिन इफ देर इज नो लाइट इन योर एरिया फॉर 2 days, व्हाट चेंजेस विल यू सी इन योर लाइफ। देखो अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई साहब, रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। रीना एंड अमित वर अमेज्ड एट द ब्यूटीफुल कनेक्शन द पीपल ऑफ देयर विलेज हैड विथ नेचर। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट दे कुड डू फॉर नेचर एंड हाउ दे कुड थैंक नेचर फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ये जो इमेजिन वाला जो क्वेश्चन था, डिस्कशन वाला, वो आप लोग एक सोचना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो सबसे पहला तो आप मेरा वीडियो ही नहीं देख सकते, दूसरा मोबाइल नहीं चला सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, गेम नहीं खेल सकते मोबाइल में। आपको सही बताओ, आपकी अभी की जो एज है उसमें मोबाइल में गेम खेलना आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आउटडोर गेम खेलो, बारिश के टाइम इंडोर गेम खेलो, जिससे आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए। ओके,
चलो, डू यू नो, नया कुछ नॉलेज आया। सेक्रेड ग्रोव्स आर स्मॉल पेचेस ऑफ फॉरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी। देखो, लोकल कम्युनिटी भी फॉरेस्ट को बचा रही है। आप सबको पता है कि डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट भी हो रही है और उसमें ट्रीज़ को काटा भी जा रहा है, तो उसके कारण नेचर को भी नुकसान हो रहा है। तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जो कि ये फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई होती है, वो ये सारा काम नहीं करने देती और लोगों को रोक देती है। मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए, हम सब के लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए, हमारे लिए ही हो रहा है, ठीक है। द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन दैम आर प्रिजर्व्ड। वहाँ पर गवर्नमेंट ने ये एक रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है कि जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, जिनको हम ट्राइबल कम्युनिटीज बोलते हैं, फॉरेस्ट उनका ही है, ठीक है। तो हम लोग फॉरेस्ट को नहीं काट सकते। दीज आर इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द कम्युनिटी टू गेदर, वर्शिप एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ नेचर। और नेचर की जिम्मेदारी उनकी है, वही बचा के रखते हैं, हमारी भी है, लेकिन जस्ट यहाँ पर बात हो रही है। ओके, talk to your elder and find out the ritual in connection to animals and plants which are celebrated in your locality. A few example are given below. आप देखो, अभी के टाइम आपके आसपास में बहुत सारे रिचुअल फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशन चल रहे होंगे, जैसे कि वत पूर्णिमा हो गई, ठीक है, हरी जीरोती हो गई, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, मतलब एनिमल से जुड़ा हुआ। ये वत जो पूर्णिमा है ना, उसमें हम वड पूर्णिमा भी बोल सकते हैं, जिसमें बनियन जो होता है उसकी पूजा की जाती है। कुछ लेडीज़ जो होती है वो सफ़ेद धागा लेकर बनियन ट्री के गोल गोल घूम के उसको बांधते हैं और उसकी प्रे करते हैं। ये वर्शिप एक तरह की पूजा है। फिर हरी जो जीरोती जो है, वो हरी जीरोती फ्रूट बियरिंग ट्रीज से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्लांटेशन एक्टिविटी की जाती है। काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल जो है वो एलिफेंट के लिए मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस ड्राइव चला सकते हैं, मतलब एनिमल्स को कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा नाग पंचमी आपने देखी होगी, जिसमें स्नेक्स यानी उनको नाग का देवता बोला जाता है, उनको दूध चढ़ाया जाता है, उनकी वर्शिप की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। फिर एक है तुलसी विवाह, जिसमें जो तुलसी का प्लांट होता है, जिसको हॉली बेसल बोलते हैं, उसको मैरिज, उसके लॉर्ड विष्णु के साथ मैरिज हुए, ऐसे करके ये जो फेस्टिवल है वो मनाए जाते हैं। वी वर्शिप many plants and animals in the different part of our country. This indicates our rich tradition of respecting and protecting nature. आप लोग देखो, कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, वैसे मैक्सिमम सारे अच्छे होते हैं, जो कि सुबह उठ के छत के ऊपर, रोड के ऊपर, दीवारों के ऊपर दाना डालते हैं। क्यों दाना डालते हैं? सीड्स डालते हैं, मीन्स तो वो जो होते हैं वो बर्ड्स खाते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा काम है, इसके कारण बर्ड्स भी बचे रहेंगे, नेचर बचा रहेगा। कुछ लोग आपने देखना, आपकी उनकी घर की जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो पानी के बाउल रखे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्यों रखे होते हैं? क्योंकि वाटर पॉट होते हैं जिसमें पानी डाला हुआ होता है, तो वो इसलिए रखे होते हैं ताकि जो चिड़िया है, जो बर्ड्स है, वो पानी पी सके। इवन आप लोग देखना, कुछ लोग खाने के बाद जो रोटी है वो कुत्तों को डालते होंगे, कुछ लोग गाय को खिलाते होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, इसको पुण्य का काम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इससे दूसरे जो एनिमल्स है, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी बचे रहते हैं, क्योंकि आपने जो रोटी कुत्ते को डाली या गाय को डाली, उसमें से कुछ पार्ट ज़मीन पर गिर जाएगा, तो जहाँ पर एंट होगी वो एंट खा जाएगी। मतलब एक साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। वी वर्शिप मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। आप लोग देखो, काऊ जो है उसकी पूजा की जाती है, ठीक है, एलिफेंट्स की भी पूजा की जाती है, बहुत सारे एनिमल्स की पूजा की जाती है। दिस इंडिकेट अवर रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। हियर आर सम वेज टू केयर फॉर प्लांट एंड एनिमल इन अवर सराउंडिंग। हम लोग केयर भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? नेवर थ्रो प्लास्टिक्स, से नो टू प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का क्या होता है, जब आप रास्ते के ऊपर प्लास्टिक डाल देते हो तो एनिमल्स को ये नहीं पता कि ये प्लास्टिक खाने लायक है कि नहीं खाने लायक। कई बार देखना, कुछ काऊ जो होती है ना, वो इसको भी खा जाती है और फिर बाद में बेचारी मर जाती है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्लास्टिक्स यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ठीक है। और पेपर वेस्ट को रिड्यूस करो। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट को भी बचाओ, इससे भी हम बचे रहेंगे, ठीक है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, वो ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि फूड एंड वाटर फॉर बर्ड, पानी और फूड जो है वो बर्ड्स के लिए रखो। प्लांट ट्रीज,
ऑर्गेनाइज अ क्लीन अप ड्राइव। अभी तो देखो जितने भी पंचायत है वो सारी की सारी पंचायत जो है वो अपने अपने एरिया में जो क्लीनिंग के लिए बॉक्सेस रखती है, डस्टबिन्स रखती है, तो लोग उसी में ही डस्टबिन से ही अभी कचरा डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको भी हम और अच्छा कर सकते हैं। रास्तों को साफ रखो जिससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हो सके उतना प्लांटेशन करो। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेट अस रिफ्लेक्ट। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज फ्रॉम नेचर इन अवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में हम लोग किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है ईटिंग पार्ट। अब ईटिंग पार्ट में नेचर से क्या क्या मिलता है। ट्री से हमें फ्रूट मिलता है, ट्री से हमें वेजिटेबल मिलता है, ट्री से हमें ग्रेन मिलता है। ट्री मीन्स क्रॉप आ गया, प्लांट आ गया, हर्ब आ गए, श्रब आ गए, सब कुछ आ गया। और वाटर। क्लोथिंग हम जो कपड़ा पहन रहे हैं वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है, वो भी नेचर से आ रहा है। जैसे कि आप देखो कि आपने जो क्लोथ पहन रखे वो कॉटन के हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं। सर्दियों में, विंटर में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं गर्म कपड़े, वो वूल से बने होते हैं, लिनेन होते हैं। फिर हेल्थ केयर में हम लोग नेचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम लोग नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नीम सीड से बने होते हैं। एलोवेरा आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है। फिर टर्मरिक, हल्दी, मेडिसिनल प्लांट्स जिसमें नीम जो है वो मैजिकल मेडिसिनल प्लांट्स है। टमरिन हो गया। बहुत सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग होम, अपना घर बनाने के लिए आप देखो आपका जो टेबल है, आपका घर का जो फर्नीचर है, वो सब किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। जो सरफेस है वो स्टोन से बनी हुई है, और जो कुछ चीज़ें हैं वो क्ले से बनी हुई होगी, जैसे कि अर्थन पॉट, आपका जो पानी का मटका है वो। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो एनर्जी है वो सनलाइट से मिलती है, फिर विंड से मिलती है, वाटर से भी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से आप लोग सनलाइट का यूज़ करके सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। विंड टरबाइन का यूज़ करके बड़े बड़ी जो पवन चक्की आपने देखी होगी, जो कोस्टल एरिया है, सी कोस्टल एरिया, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिसमें हवा से जो पवन की जो बड़ी बड़ी विंड फार्म होते हैं वहाँ पर फैंस लगे होते हैं, वो घूमते हैं जो कि टरबाइन से जुड़े होते हैं, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो हमारे घरों तक आती है। वाटर, नदी के ऊपर डैम बना के वहाँ पर भी टरबाइन को अरेंज करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद राइटिंग और आर्ट के लिए कैसे, तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि सबसे पहले गोंड आर्ट था जिसमें दीवारों के ऊपर पेंटिंग की जा रही थी। पॉटेरी ऊपर एक लेडी जो थी वो मटके के ऊपर डिज़ाइन बना रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जिसमें नेचर का हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वॉट चैलेंजेस अराइज व्हेन वी ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हो तो क्या होगा, तो फॉरेस्ट डिप्लेट और ये सब चीज़ें, जैसे कि लकड़ी, वुड की ज़रूरत है। अब ओवर यूज वुड जो है उसमें फॉरेस्ट डिप्लेट हो जाएगा, मतलब फॉरेस्ट का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। सारे ट्रीज काट दोगे, ऑक्सीजन कहाँ से लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए ट्रीज बहुत ज़रूरी है। बारिश कहाँ से आएगी, क्योंकि बारिश को लाने के लिए भी ट्रीज की ज़रूरत है। मतलब किसी का ज़्यादा यूज़ भी हमें परेशान कर सकता है। जैसे सबसे पहला है वाटर। अगर वाटर का आप ओवर यूज़ कर देते हो, ओवर यूज़ वाटर का ओवर यूज़ करोगे तो वाटर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, मीन्स स्केर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी, और ड्राफ्ट, अकाल हो जाएगा। रिवर और लेक जो है वो खाली हो जाएंगे, रिवर्स एंड लेक कैन ड्राई अप, सूख जाएंगे, मेकिंग इट हार्ड फॉर पीपल, जिससे हमें ही पानी नहीं मिलेगा, एनिमल्स को भी नहीं मिलेगा, प्लांट्स को भी नहीं मिलेगा। मीन्स सारी चीज़ें जो है वो उसका इफेक्ट बहुत गंदा होगा और हमें खुद को ही सर्वाइव करना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो अफेक्टिंग फार्मिंग। अब पानी नहीं है, फार्मिंग नहीं कर पाओगे, ग्रेन कहाँ से लाओगे, खाना कहाँ से खाओगे। मतलब वाटर का अगर ज़्यादा यूज़ हुआ, ओवर यूज़, तो भी दिक्कत होगी। चलो, सॉइल का अगर ओवर यूज़ करते हैं, वैसे नॉर्मल क्या होता है, तो साल में 3 फसलें ली जाती है। ठीक है, भारत में पहले ओनली मानसून जो फसल है वही ली जाती थी, लेकिन अभी 2 फसलें ली जा रही है। एक फसल के लिए आप देखना, जो फार्मर होंगे ना वो खेतों को खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फसल लेंगे उतना सॉइल को नुकसान होता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा फसल लेना भी ठीक बात नहीं है। इफ़ वी ओवर यूज सॉइल, जैसे कि सेम क्रॉप लगातार लगा रहे, तो क्या होगा, तो ज़मीन के जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सेम क्रॉप यूज़ करता रहेगा और उस सॉइल में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो वो जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी, खेत खराब हो जाएगी, पुअर क्रॉप यील्ड्स हो जाएंगे, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मतलब डिजर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल इरोजन हो सकता है। फिर सी प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या ले सकते हैं, फिश।
जैसे कि फ़िश जो है कई सारे एरिया में खाने में भी यूज़ होता है, वो फूड है, सी फूड बोलते हैं। अब ज़्यादा फिशिंग करोगे तो उसमें भी देखो फिश कम हो जाएगी, तो ज़मीन में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल, ओके यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, एन एनिमल विच लिव इन वाटर, ओके, दैट वी कैन कॉल एक्वेटिक एनिमल, है ना, जो पानी में रहते हैं ऐसे एनिमल्स को हम लोग एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनको टेरेस्टेरियल बोलते हैं, और जो लैंड और ज़मीन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। तो जो सी प्रोडक्ट है, इफ़ वी ओवर यूज सी प्रोडक्ट लाइक ओवर फिशिंग, अगर फिशिंग आप ज़्यादा कर रहे हो, इट लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ फिश पॉपुलेशन, मतलब फिश की पॉपुलेशन ही फिनिश हो जाएगी, और उसके कारण जो मरीन इकोसिस्टम है वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती है। अब आप छोटी मछलियाँ सारी निकाल दोगे तो बड़ी मछलियाँ क्या करेगी, ठीक है ना। इवन जो फिश जो मर जाती है और बाद में सी के लास्ट लेयर पर इकट्ठा होती है और वहाँ से ही ये पेट्रोलियम जनरेट होता है, तो वो भी, और फूड चेन को बहुत इफेक्ट करती है। ऐसे एनी अदर में हम लोग जैसे कि फॉसिल फ्यूल ले लें। फॉसिल फ्यूल जो होता है ना, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, जिसका अगर हम लोग लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो भी वो फिनिश होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सोर्सेस हैं उनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। लेकिन ऐसे सोर्सेस जिनका यूज़ करके हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो फिनिश हो जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस, ये सब जो है वो शॉर्ट टाइम में फिनिश होने वाले हैं। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनका भी यूज़ बहुत संभाल के करना है। ज़्यादातर इन सोर्स का यूज़ एनर्जी के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है, तो सोलर पैनल हम लोग लगवा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करो। इसके अलावा जब आप ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हो तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप कार में पेट्रोल डाल रहे हो और पेट्रोल वाली कार जो है वो आप रोड के ऊपर लेकर घूम रहे हो, तो उसमें से जो स्मोक निकलता है वो स्मोक में बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं और एयर जो होता है वो भी पॉल्यूट होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते हैं। If we overuse minerals like iron, copper, or fossil fuel like coal, oil, natural gas, these non-renewable resources will run out, finish हो जाएंगे. This means we don't have enough for future generation. Future की generation के लिए ये हमारे लिए enough नहीं है, leading to energy crisis, higher prices, and the need for expensive new technologies to find alternative. It also causes pollution and climate change for burning fossil fuels. एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब सबसे पहले जब टू व्हीलर सीखा था तो उस टाइम पेट्रोल का जो रेट था ना वो 26 रुपीज़ पर लीटर था। इवन मैंने मेरे पापा को पूछा था तो उनके टाइम 6 या 7 रुपीज़ पर लीटर था। तो आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट को पूछना कि आपके टाइम पेट्रोल का रेट कितना है, पेट्रोल और डीजल दोनों का, ठीक है। और जब आप पापा के साथ कहीं जा रहे हो और वो कहीं पर पेट्रोल पंप पर रुक जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए या गैस भरवाने के लिए, तो वहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि पेट्रोल और डीजल का रेट कितना है। आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर डालना, ठीक है। तो कंपेयर करना कि उस टाइम पेट्रोल का रेट कितना था और अभी कितना रेट है, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। आगे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एट होम घर पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, एट स्कूल, इन पार्क्स, इन अवर लोकालिटी। तो हम लोग वन बाय वन सारे अभी चेक करेंगे कि किस में हम लोग कैसे कर सकते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला था एट होम, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ 3R, कॉन्सेप्ट ऑफ 3R, ठीक है। 3R का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें याद रखना है। 3R का कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना, रिड्यूस मतलब किसी चीज़ जैसे कि प्लास्टिक है या जो पॉल्यूटेड चीज़ें हैं उनका यूज़ जो है, पेपर है उनका यूज़ जो है वो रिड्यूस करो, कम करो। रीयूज़ मतलब हो सके उतना फिर से इस्तेमाल करो। और रिसाइकल, उस चीज़ को या तो खुद फिर से बनाओ या फिर जो कंपनीज उसको फिर से बना सकती है उनको दे दो, रिसाइकल। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ट्रेस है, कचरा है, वो भी बच जाएगा। यूज़ लेस टफ
यूज थिंग्स अगेन एंड शॉर्ट योर ट्रेस फॉर रिसाइकलिंग लाइक प्लास्टिक, पेपर एंड ग्लास। इन सबको आप रिसाइकल के लिए बेच सकते हो और वापस उससे बनी हुई चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कचरे में डालोगे ट्रेस बढ़ता रहेगा। ठीक है, उससे अच्छा है जो कबाड़ी वाले जो जंक सेलर आपके घर पे आते हैं उन जंक सेलर्स को दे दो, तो उसके पैसे भी कुछ मिल जाएंगे और वही जंक सेलर उसको कंपनीज में भेजेगा और उससे नई चीज़ बनेगी जो कोई और या आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रेस होता है, जो कचरा होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स ट्रेस है तो ग्रीन ट्रेस उसको बोल सकते हैं। तो उसको आप लोग जो डस्टबिन वाला आपके घर पे कचरा कलेक्ट करने के लिए आता है उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है उसको ग्रीन में डालो, क्योंकि वही जो ग्रीन कचरा होता है उससे हम लोग फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, मैन्योर भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और आप जानने की कोशिश करना। सेव वाटर, पानी को बचाने की कोशिश करो। ब्रश कर रहे, टैप ऑन है, 2 मिनट तक ब्रश करोगे तब तक टैप ऑन रहेगा, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। जब ज़रूरत है तभी टैप को ऑन करो। ठीक है, इसके अलावा जो शॉवर है वो शॉवर की जगह हम लोग बाल्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके घर के आसपास या स्कूल में कहीं पर लीक की कोई टैप है तो उसको सही करवा दो। इलेक्ट्रिसिटी सेव करो। कैसे? जैसे कि जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक लाइट जो है टर्न ऑफ लाइट्स को टर्न ऑफ कर दो अगर ज़रूरत नहीं है। फैंस उसको भी ऑफ कर दो जब तक ज़रूरत नहीं है। व्हेन नॉट इन यूज़, अनप्लग चार्जर, जो चार्जर होते हैं आप देखो मोबाइल के चार्जर 24 आवर्स ऑन रहते हैं। और अभी लास्ट एक हफ्ते पहले का जो न्यूज़पेपर था उसमें बताया था कि 3 लाख यूनिट इस साल के चार्जर के कारण वेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो चार्जर जब मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तब तक स्विच ऑन रखो और जब मोबाइल में यूज़ नहीं है तब उस स्विच को ऑफ कर दो। शुरुआत हमको ही करनी है। ठीक है, कोई दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमें नहीं देखना है। अगर हम शुरू करेंगे, जैसे कि आप क्लास के बाहर प्लेग्राउंड में गेम्स के पीरियड में जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप लाइट स्विच ऑफ कर सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्रो प्लांट्स, हैव अ स्मॉल गार्डन और पोटेड प्लांट। देखो जितने प्लांट ग्रो करोगे उतना फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लांटेशन राइड भी चला सकते हो। आसपास में जो खुला एरिया है वहाँ पर आप बहुत सारे प्लांट लगा दो, किसी दिन वहाँ पर फॉरेस्ट शुरू हो जाएगा। एट स्कूल में क्या कर सकते हैं, तो कई बार हम लोग खेलने के लिए क्या करते हैं, पेपर कॉपी में से फाड़ देते हैं। तो ऐसा मत करो बेटा, डोंट वेस्ट पेपर। फिर जैसे कि आपकी TWA की कॉपी है, देखो अगर आपके क्लास में आपके टीचर अगर आपको परमिशन देते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो डबल साइड वाला पेपर होता है, अब TWAU की जो कॉपी है उसमें ये जो है वो प्लेन होता है, एकदम वाइट होता है और यहाँ पर लाइनिंग वाला एरिया होता है। राइट साइड लाइनिंग वाला होता है और लेफ्ट साइड जो है वो प्लेन होता है। वहाँ पर आपको वैसे तो डायाग्राम ड्राइंग करनी होती है, लेकिन अगर उस चैप्टर में ड्राइंग नहीं है तो आप लोग यहाँ पर लाइनिंग करके इस पेपर का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके टीचर आपको परमिशन दे तो। यूज़ बोथ साइड ऑफ अ पेज एंड रिसाइकल ओल्ड नोटबुक। देखो जैसे ही अपनी क्लास फिनिश हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ओल्ड नोटबुक्स है उसको फेंक देते हैं या जंक सेलर को देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर कुछ पत्ते जो पेजिस है, पेपर्स है बचे हुए हैं तो उन सबको काट के आप एक छोटी सी और कॉपी का यूज़ बना सकते हो जिसका आप रफ कॉपी के लिए यूज़ कर सकते हो किसी होमवर्क के लिए या ऐसे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मतलब इन कॉपी में से आप लोग क्या करते हो, 2 लाइनिंग वाली कॉपी होती है या 3 लाइनिंग वाली कॉपी होती है, उसमें बीच में जगह दे रखी होती है। ठीक है, फिर भी ऊपर वाली लाइन लिखने के बाद नीचे वाली एक लाइन छोड़ के फिर तीसरी लाइन में लिखते हो। ऐसा मत करो बेटा, हर एक लाइन का जितना हो सके उतना यूज़ करो। राइटिंग जो होती है वो हमको लाइनिंग छोड़ने से राइटिंग अच्छी नहीं लगती। ठीक है, लाइनिंग छोड़ने से आपका लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट मत रखो। हर एक लाइन का यूज़ करो। सेव वाटर इन वॉशरूम। किसी दिन वॉशरूम चले गए और देखा कि वहाँ पर एक कोई टैप लीक हो रहा है। पहले अगर टैप ओपन है तो उसको क्लोज कर दो, अगर लीक हो रहा है तो वहाँ पर जो इंचार्ज सर हैं उनको बता दो। ठीक है, और टैप अगर किसी ने खुला छोड़ दिया है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। टर्न ऑफ लाइट्स, स्कूल से क्लास के बाहर निकल रहे हो तो लाइट्स को बंद कर दो, छुट्टी के टाइम बंद कर दो। कीप प्रीमाइज क्लीन। आपका स्कूल का जो प्रीमाइज है, जो एरिया है, आपके क्लास के आगे का हो या क्लास के अंदर का हो, उसको बहुत ही साफ़ सुथरा रखना है और डस्टबिन का यूज़ करना है जो कि आपकी क्लास में पहले से ही होती है। प्लांट ट्रीज, जब प्लांटेशन सिस्टम चल रहा होता है तब आप लोग स्कूल ग्राउंड्स में ट्री प्लांटिंग जो प्रोग्राम है उसका बढ़िया से मजा लो और बढ़िया से पेरेंट के साथ जुड़ के हो सके उतने अच्छे अच्छे ट्रीज लगवाओ, फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा।
हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस, यही क्वेश्चन चल रहा है। अब हम पार्क्स में जा रहे हैं। देखो पार्क्स में आप लोग देखना, कुछ लोग सुबह को मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए, रनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन एक गड़बड़ी कर देते हैं। वैसे अभी तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी गलतियां रह जाती है। चॉकलेट्स के रेपर्स जो होते हैं, या फिर जो अपने फूड पैकेज्ड होते हैं, जो बिस्किट्स का यूज़ किया जाता है या फिर वेफर्स का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर प्लास्टिक फेंक के चले जाते हैं। अभी मैं वापस बोल रहा हूँ कि अभी ये सिस्टम बहुत ही कम हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर उस इंसान को एक बार नोटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये कचरा यहाँ पर नहीं डालना है, डस्टबिन में डालो। या फिर अगर कोई नहीं है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं उस ट्रेस को हम खुद भी डस्टबिन में डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो पार्क्स होते हैं उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, ट्रीज प्लांटेशन होता है, तो कई बार हम लोग फ्लावर अच्छा देख के उसको प्लक तोड़ देते हैं, और जबकि वहाँ पर लिखा हुआ है डोंट प्लक फ्लावर, ऐसा लिखा हुआ है, डोंट प्लक लीव ऐसा भी लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ तो सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं मानते, बाकी सब तो मानते हैं। आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोशिश करनी है कि अगर कहीं पौधे के ऊपर फ्लावर लगा हुआ है तो तोड़ने के बाद वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, प्लांट फ्लावर तोड़ के आप लोग क्या करोगे उसका, है ना, सिर के ऊपर तो लगाना नहीं है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करो। डोंट प्लक फ्लावर फ्रॉम द पार्क और एनी ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस। ठीक है, स्टे ब्यूटीफुली फॉर एवरीवन। डोंट हार्म एनिमल्स। किसी दिन हम लोग जू में घूमने चले गए, अब वहाँ पर आपको मंकी दिख रहा है, मंकी भी डांस कर रहा है, आप भी डांस कर रहे हो, उसको आप चिढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा। बी काइंड टू बर्ड। कभी बर्ड्स खाना खा रहे हो तो शांत पैरों से चले जाना है, इंसेक्ट्स को पैरों नीचे नहीं कुचलना है। ठीक है, बी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनी एनिमल्स यू सी। नेक्स्ट जो है, स्टे ऑन पाथ। ग्रास के ऊपर भी नहीं चलना है। आपको पता है जहाँ जहाँ इंसान के पैर गिरते हैं ना, वहाँ पर घास भी जल जाती है। ठीक है, तो स्टे ऑन पाथ्स, आपको कभी भी ग्रास के ऊपर नहीं चलना है। हाँ, अगर आपको चलना है तो थोड़ा बहुत आप लोग विथआउट, वी कैन कॉल शूज़, चप्पल्स के बिना आप लोग चल सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करना है, वरना जो नीचे वाली घास है वो जल जाएगी, सूख जाएगी। डोंट वॉक ओवर ग्रास और प्लांट्स वेर यू शुड नॉट। साइन का रिस्पेक्ट करो। पार्क के अंदर जो साइन लिखे हुए, जैसे कि डोंट प्लक फ्लावर्स लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग तोड़ रहे हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल मत करो। इन अवर लोकालिटी, हमारे घर के एरिया में हम लोग आसपास में कैसे कर सकते हैं, तो डोंट थ्रो ट्रैश ऑन रोड्स और पब्लिक प्लेसेस, है ना, कोई कर रहा है तो उसको भी रोकना है। कचरा जो है वो रोड के ऊपर नहीं फेंकना है, पब्लिक प्लेसेस में नहीं फेंकना है, डस्टबिन का यूज़ करो बढ़िया से मस्त होके। पार्टिसिपेट इन क्लीन अप ड्राइव। सोसाइटी में हफ्ते में क्लीन अप ड्राइव अरेंज करवाओ, पेरेंट को बोल के सारी सोसाइटी के लोग मिलके पूरा पार्क साफ करे, सोसाइटी साफ करे। प्लांट मोर ट्रीज, सब लोग मिलके हो सके उतना प्लांटेशन करो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मस्त काम है। ऑर्गेनाइज और पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम इन योर एरिया। अवॉइड प्लास्टिक बैग, हाँ प्लास्टिक बैग को अवॉइड करो, उसकी जगह आप क्लोथ बैग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इवन आप लोग पेपर बैग भी बना सकते हो, मैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे पेपर बैग बनाते हैं। रिपोर्ट पॉल्यूशन, अगर कहीं पर आप लोग देखना, कुछ कंपनीज जो है वो अपने कंपनी का जो वेस्ट, वाटर वेस्ट होता है, वो नदी नालों में डाल देते हैं, और वही नदी का पानी बारिश में इकट्ठा होके कुओं में जाता है और अपने घरों तक आता है, तो हमें भी बीमारी हो सकती है। तो ऐसी कोई कंपनी या फैक्ट्री है तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट करो, ठीक है ना। इफ़ यू सी एनीवन पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज़ और लैंड, पानी की वाटर बॉडीज़ या लैंड को पॉल्यूट कर रहा है, तो आप लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हो और दूसरे लोगों को भी इनकरेज करो। ठीक है, अब ए डिज़ाइन योर हर्बल गार्डन। यहाँ पर क्या करना है, एक ड्राइंग बनानी है और खुद का हर्बल गार्डन बनाना है। अगर आपको कोई यूं बोले कि भाई चलो हर्बल का गार्डन बनाओ, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें कौन कौन से हर्बल गार्डन लगाओ, हर्बल ट्रीज लगाओगे। हर्बल क्या होता है, तो जितने भी मेडिसिनल प्लांट है, जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गई, ये सारे प्लांट जो है वो हर्बल प्लांट्स होते हैं, जिनसे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो हर्बल प्लांट, इसके अलावा जो हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, वो भी आप लोग इसमें
ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हर्ब होता है, श्रब होता है, प्लांट होता है, ट्री होता है, हाइट के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है, जो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अभी आपको छोटे छोटे जो भी प्लांट्स हैं उनको लगाने हैं, हर्ब्स लगाने हैं, तो उसका आप बढ़िया से ड्राइंग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।